जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PHW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे 5th सेमेस्टर जो बीए प्रोग्राम है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है हिस्ट्री का, जो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। यूरोपियन हिस्ट्री में जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनमें से हम आज एक क्वेश्चन को पहले डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि क्वेश्चन है, यूरोप में किस प्रकार एक सांस्कृतिक परिवेश में आधुनिकता देखने को मिली, विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन आपका पूरा 15 नंबर का आता है। जो आपके 5 क्वेश्चन करने होते हैं आपको 10 क्वेश्चन में से, उसमें एक क्वेश्चन 15 नंबर का होता है। और ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा कि यूरोप में किस प्रकार से आधुनिकता देखने को मिली थी। तो इसके अनेक पॉइंट है। सबसे पहले हम जानते हैं आधुनिकता मतलब क्या होता है। तो आधुनिकता जो है, सिर्फ हम मोस्टली जो है लोग क्या समझने की कोशिश करते हैं, बहुत बड़ी भूल होती है कि सिर्फ एक पहनावे के रूप में हम आधुनिकता को देखने की कोशिश करते हैं, खान पान के रूप में आधुनिकता को देखने की कोशिश करते हैं। मतलब कि संस्कृति के साथ में जोड़ दिया जाता है किस चीज को, सिर्फ खान पान और पहनावे को। लेकिन ऐसा नहीं होता। आधुनिकता जो है, आधुनिकता हर चीज को अपने साथ में लेके चलती है। एक मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट है जो हमारे को देखने को मिलता है। जैसे कि इसमें आर्थिक तौर पे क्या आधुनिक चीजों को अपनाया गया, सांस्कृतिक तौर पे क्या अपनाया गया, सैन्य क्षेत्र में क्या अपनाया गया, सारी चीजों में जो मॉडर्नाइज चीज देखने को मिलती है उसे हम आधुनिकता कहते हैं, मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन जो शब्द है वो अपने आप में ही, मॉडर्न मतलब कि एक तार्किक सोच, एक लॉजिकल तरीके से जो सोचने की क्षमता है, उसके साथ जो जैसन जो बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन, जेसन की बात क्या है कि इसका मतलब ये होता है कि साथ के साथ तार्किक सोच के साथ किस तरीके से बदलाव लाया जाए और नई सोच के साथ में किस तरीके से वैश्विक तौर पर हमारे को उन बदलाव का फायदा मिल सके, उसे हम आधुनिकता कहते हैं। ना कि सिर्फ एक क्षेत्र से जुड़ी हुई सांस्कृतिक क्षेत्र में जो परिवर्तन आते हैं उसको आधुनिकता कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कि आधुनिकता की विशेषताएं कौन कौन सी देखने को मिलती है हमारे को, और यूरोप में ही क्यों आई। तो यूरोप में आधुनिकता क्यों आई, उसके पीछे अनेक कारण है। सबसे पहले हम अगर देखें तो यूरोप में जो है चर्च का प्रभुत्व हुआ करता था, जो बाद में हम देखें उसके बाद में पुनर्जागरण का समय आया, रेनेसां जिसे कहते हैं। जो रेनेसां के वक्त जो बदलाव आए कि धर्म के अंदर सुधार देखने को मिले, साथ ही साथ हम देखें वैज्ञानिक क्रांति यूरोप में ही देखने को मिली। सबसे पहले प्रबोधन युग, इनलाइटनमेंट का जो टाइम पीरियड था वो सबसे पहले देखने को मिला, और नए नए देशों की खोज हुई, जो नई तकनीक में विकास हो रहा था, वो सारी चीजों के कारण ही सबसे पहले आधुनिकता जो है यूरोप में देखने को मिली। यूरोप जो है मॉडर्नाइज हो गया। और वो सिर्फ पहनावे से ही नहीं हुआ कि हाँ, हम लोग ज्यादातर जो है इंडियंस या फिर जो मोस्टली कंट्रीज के लोग ये सोचते हैं मॉडर्न का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि एक अच्छा पहनावा या फटे पुराने कपड़े पहन लिया या थोड़ा सा नए रंग बिरंगे बाल कर लिए, तो उसे मॉडर्न नहीं कहते। मॉडर्न का मतलब सिंपल सा होता है कि सही तरीके से एक लॉजिकल सोच और एक वैज्ञानिक सोच के तरीके से अपने आप को बदलाव में लाना, या अपने आप को बदलना, या समाज में उस तरीके से एक नई सोच पैदा करना, उसे हम कहते हैं मॉडर्न थिंकिंग। ओके, तो जैसा कि आपको पता लगा कि हाँ, जो प्रबोधन युग हुआ उससे क्या बदलाव आए, उसमें अनेक विचारक ऐसे आए, ठीक है, जिसमें कि हम देखते हैं कि उनके द्वारा एक अलग सोच दी गई जिसे हम मानवतावाद के नाम से जानते हैं। जो हम देखते हैं ह्यूमैनिटेरियन थिंकर थे, या जो हम देखते हैं कि हाँ भाई ह्यूमनिज्म का जो एक विकास हो रहा था वो अपने ही एकदम चरम अवस्था पर था। और साथ ही साथ देखें तो उस समय पर धर्म में जो सुधार किए जाते थे, जैसे कि मार्टिन लूथर का नाम सुना होगा आपने। मार्टिन लूथर एक बहुत बड़े धर्म सुधारक थे जिनके द्वारा जो 95 थीसिस नाम की एक पुस्तक लिखी गई थी, और जर्मन भाषा में उसका अनुवाद करवाया गया था। जब उस समय पर जो है सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था जोहानेस गुटेनबर्ग के द्वारा। साथ ही साथ कलाकारी में बहुत से विकास हो रहे थे, जैसे माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, ये सारे लोगों के द्वारा अपना योगदान दिया जा रहा था, और एक नई सोच प्रदान करी जा रही थी लोगों को कि हाँ, किस तरीके से एक समाज को देख सकते हैं या समाज को समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे को देखने को मिलती हैं। शुरुआत में पुनर्जागरण के समय पर जो है जमींदारों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था उसमें बदलाव हो रहा था, किसानों के द्वारा नई तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा था, सेना के द्वारा नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा था। तो वो सारी चीजें एक तरह से एक नया रूप बदल कर आया, उसी को हमने क्या नाम दिया, आधुनिकता। लेकिन कुछ विचारक ये भी मानते हैं कि जो बाद में इसको, जैसे कि नई नई तकनीक का इस्तेमाल हुआ और जो तीव्रता आई, तो कुछ लोगों ने इसे उत्तर आधुनिकता नाम भी दे दिया कि पोस्ट मॉडर्न थिंकिंग। पोस्ट मॉडर्न थिंकिंग में और मॉडर्न थिंकिंग में अंतर इतना सा था कि जो मॉडर्न थिंकिंग थी वो एक प्रोसेस के द्वारा जो कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आए थे, जो परिणाम निकल के आए थे, वो एक रिजल्ट था। जबकि उसके बाद पोस्ट मॉडर्न में क्या है कि बहुत तेजी से जो बदलाव आए उसे पोस्ट मॉडर्न थिंकिंग कहा गया, या पोस्ट मॉडर्नाइजेशन का दौर कहा गया, जो टेन्योर था उस समय का, जो टाइम पीरियड जो हमारे को देखने को मिला। तो इसमें अब हम समझने को सीखेंगे आधुनिकता की विशेषताएं क्या क्या है। तो वन बाय वन एक एक पॉइंट को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इसमें
सबसे पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, आपको क्या बतानी है, सबसे पहले बैकग्राउंड बनाना है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसमें, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसमें ये बताना है आपको कि जो आधुनिकता आई वो अचानक घटित घटना नहीं थी कि एकदम से अचानक से लोग बदल गए और उनकी सोच बदल गई, बल्कि उसके पीछे एक प्रोसेस था, पीछे की एक प्रक्रिया थी पूरी, जिसमें कि उसमें पुनर्जागरण का भी रोल है, उसके बाद में प्रबोधन युग का भी रोल है, वैज्ञानिक क्रांति का भी रोल है, चाहे वो आइजैक न्यूटन की बात करें, चाहे गैलीलियो की बात करें, चाहे फिर केपलर की बात करें, तो ये सभी ने अपना अपना रोल प्ले किया। और साथ ही साथ धर्म सुधारकों का भी रोल है, जिसमें कि मार्टिन लूथर, बाइक्लिफ, ज्विंगली, कैल्विन, इन सब का भी रोल है। तो सबने अपनी भूमिका निभाई। उसके बाद में जो एक नई सोच और एक नया समझ उभर के आया, जो सोसाइटी निकल कर आई, उस सोसाइटी को हमने नाम दिया मॉडर्न सोसाइटी। ओके, तो इसके अंदर आपको बताना है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में उसका पूरा बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो देखने को हमारे को मिलता है, ना कि ये अचानक इंस्टेंटली घटित घटना नहीं थी। फिर उसके बाद में हम जानते हैं इसकी परिभाषा क्या है मॉडर्न की। परिभाषा लिखनी है कि आधुनिकता का अर्थ क्या होता है। उसके बाद बतानी है आपको विशेषताएं। विशेषता में सबसे पहली विशेषता जो है हमारे को देखने को मिलती है तर्क और विवेक, तर्क एवं विवेक की उत्पत्ति। इस पॉइंट में क्या लिखना है, लोगों के अंदर हर चीज को समझने के लिए एक लॉजिकल सोच उत्पन्न हो चुकी थी, और साथ ही साथ ये आपको मालूम ही है कि एक मानव ही एक ऐसा जीव है जिसके अंदर सोचने समझने की जो बुद्धि है, विवेक है, जिसे हम कहते हैं विजडम। सिर्फ एक ह्यूमन एक ऐसा जीव है जिसके अंदर एक विजडम होती है कि अच्छा भला बुरा सोच सके, समझ सके। तो एक तर्क जो है उत्पन्न हो गया था कि चीजों के पीछे वो चीज है क्यों, जो क्यों को ढूंढने की कोशिश शुरू हो गई थी यहां से। उसके बाद में दूसरा पॉइंट जो देखने को मिलता है हमारे को, धर्म में सुधार लाना। रिलीजन के अंदर अनेक सुधार लाने की कोशिश की गई थी जब आधुनिकता आई। जैसे कि धर्म में पहले क्या है, चर्च का प्रभुत्व होता था, पादरियों के द्वारा जो कह दिया जाता था उसी को अंतिम सत्य मान लिया जाता था। लेकिन यहां से बदलाव यह आया कि जो चर्च के द्वारा कहा जा रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ में जो बाइबल के अंदर लिखा गया है उसको हम अपने आप भी पढ़कर उस तरीके से बदलाव ला सकते हैं। यूरोप में एक अलग विचारधारा उभर कर आई, जैसे कि उसका जो जन्मदाता माना जाता है वो मार्टिन लूथर को माना जाता है, लेकिन उसके विचारों को बाद में दूसरे देशों में भी दूसरे विचारकों के द्वारा फैलाया गया था। तो इसमें यह मानने को मिलता है हमारे को कि जो धर्म में सुधार आए, जो धर्म में पाखंड देखने को मिलता था, पहले जो धार्मिक आडंबर देखने को मिलते थे और रूढ़िवादी सोच देखने को मिलती थी, वो पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। अब यहाँ पे लोग अब धर्म को सिर्फ एक अच्छा सुधार लाने वाला एक तत्व के तौर पर देखने लग गए थे, ना कि धर्म को इस तरीके से कि ये जो पंथ देखने को मिलते थे कि हाँ भाई जो चर्च ने कह दिया वही अंतिम सत्य है, वो नहीं। तीसरा, तकनीक में वृद्धि। तकनीक में वृद्धि, टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हुआ इस समय पर, क्योंकि इस समय औद्योगिक क्रांति आई ब्रिटेन में। औद्योगिक क्रांति का टाइम पीरियड आपको पता ही है, वो क्या है हमारा जो है 1780 से 1850, और फिर दूसरी 1850 के बाद हुई थी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं ब्रिटेन में आई, वो क्या थी, वो तकनीक के कारण ही थी कि जो कपड़े उद्योग में और साथ ही साथ रेलवे क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा प्रगति हुई और ज्यादा से ज्यादा चीजों का उत्पादन होने लगा, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल होने लग गया था इस समय पर। और तकनीक जो है सिर्फ एक क्षेत्र में देखने को नहीं मिल रही थी हमारे को। किसानों के द्वारा जो है पहले लकड़ी के हल इस्तेमाल किए जाते थे, अब उससे भी क्या है लोहे के हल इस्तेमाल किए जाने लग गए, जिससे प्रोडक्शन बहुत हाई हो गया। जो मिट्टी की उर्वरता थी, जो हमारे को फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, जो भूमि की फर्टिलिटी थी, वो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल हो गई और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता था आसानी से। उसके बाद में आर्थिक गतिविधियों का होना या बढ़ना, आर्थिक गतिविधियों का बढ़ना। आर्थिक गतिविधियों का बढ़ना, इसमें क्या है कि देशों के द्वारा भी एक चीज को समझ लिया गया था, यूरोप के देशों के द्वारा, कि सिर्फ अपने आप तक व्यापार को सीमित रखना एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। अगर इस चीज को आगे तक फैलाना है और अगर ज्यादा
अपने को प्रॉफिट पाना है या फिर मुनाफा पाना है तो उसके लिए हमारे को चीजों को दूसरे देशों में ही भेजना पड़ेगा और कुछ चीजें बाहर से मंगानी पड़ेंगी, कुछ चीजें यहाँ से निर्यात करनी पड़ेंगी। तो उनका जो मेन मोटिव होता था क्या, कच्चे माल को अपने उपनिवेशों से लेके आना, जो उनके इंपीरियल स्टेट थे, जैसे कि इंडिया जो है ब्रिटेन का उस समय उपनिवेश था, तो यहाँ से कच्चे माल को लेके जाया करते थे, उसके बाद में उसे फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में सोसाइटी को प्रदान करना। तो यहाँ से क्या हुआ कि एक तरह से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया गया ज्यादा से ज्यादा, जो देशों के द्वारा, यूरोप के देशों के द्वारा जो देश गुलाम बना रखे थे उन देशों में व्यापार करना और साथ ही साथ दूसरे देशों से चीजों को लेके आना और दूसरे देशों में बेचना, ये गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी आधुनिक टाइम में। उसके बाद में पांचवा पॉइंट जो आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है सैनिक शक्ति का विकास। आधुनिक समय में जो सैन्य शक्ति में विकास हुआ, मतलब कि वो भी टेक्नोलॉजी के कारण ही था मोस्टली, जिसे हम देखते हैं कि पहले जो है तलवार वगैरह से युद्ध लड़े जाते थे और उसमें जो है जान माल की हानि ज्यादा होती थी, जबकि अब क्या है, उसके बाद में परमाणु, हाइड्रोजन बम और नई नई तकनीक के हथियार बनाए जाने लग गए, नई नई तकनीक की राइफल है, बंदूकें और जो पिस्टल वगैरह बनाए जाने लग गई, टैंक वगैरह बनाए जाने लग गए। पहले विश्व युद्ध तक जो है एक तरह से हथियारों का एक अंबार लग चुका था। तो ये जो है सब कुछ मॉडर्न थिंकिंग के कारण हुआ था, जो लोगों की एक वैज्ञानिक सोच के कारण हुआ था कि नई नई चीजें हमारे को अपनी सुरक्षा के लिए चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं छठा पॉइंट देखने को मिलता है हमारे को लोकतंत्र शासन का आना। लोकतंत्र शासन का आना, इसमें क्या है, देखो लोकतंत्र को या जनतंत्र, लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, कि ज्यादातर देशों के द्वारा यूरोप में अब जनतंत्र को एक महत्व दिया जाने लग गया था। लोग समझ गए थे लोगों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तभी व्यक्ति का संपूर्ण विकास होगा और साथ ही साथ पूरे विश्व का भी विकास देखने को मिलेगा बाद में, और देश का तो होगा ही होगा शुरू में, क्योंकि व्यक्ति से ही, व्यक्ति क्या है, एक सबसे छोटी इकाई है किसी भी, जैसे कि हम देखते हैं ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल, जिसे हम कोशिका कहते हैं। तो ऐसे ही अगर हम किसी पूरे विश्व को समझने की कोशिश करें तो सबसे छोटी इकाई एक व्यक्ति होती है, एक इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल अपने आप को अगर डेवलप करने की कोशिश करेगा तो अपने आप देश की तरक्की होगी। तो लोग समझने लग गए थे इस समय पर, और वो कब हो सकता है, वो जब हो सकता है कि हाँ भाई एक लोकतांत्रिक सरकार चुनी जाए जिसमें कोई तानाशाही ना हो, लोगों की स्वतंत्रता को बनाए रखा जाए, ना कि उनकी स्वतंत्रता का दमन किया जाए। तो यहां से एक लोकतांत्रिक शासन, चाहे फिर हम कहें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो थी, सिर्फ एक देश की बात नहीं है। अमेरिका की बात करें जो सबसे पहला लोकतांत्रिक देश बना 1776 में, वहां पे अमेरिका की क्रांति हुई थी, वो लोकतंत्र के लिए हुई थी। चाहे फिर हम बात करें उसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति की 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसके पीछे भी यही कारण था कि एक लोकतंत्र का विकास, एक राजतंत्र का खात्मा, जिसे कहें कि वहां पे लुई 14वें का शासन हुआ करता था, उसको खत्म करा गया। और यहाँ पे अमेरिका में कहा जाए तो अमेरिका में पहले जो गुलामगिरी चलती थी और जो एक राजा महाराजाओं का शासन, राजतंत्र की जैसे तानाशाही के रूप में जानते थे, वो खत्म कर दिया गया था और एक नए शासन व्यवस्था को जन्म दिया गया जिसे हम लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। उसके बाद में वैज्ञानिक सोच का आना। वैज्ञानिक सोच का आना, आपने स्कूल समय में बहुत पढ़े होंगे कि हाँ भाई थॉमस अल्वा एडिसन कौन थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे, और कई बार ना तुम्हारे दिमाग में ये विचार भी आया होगा अगर सही से नहीं पढ़ा होगा तो कि इनका टाइम बहुत पुराना रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ये सब भी इसी समय पर आए थे, जिसे कहें यूरोप में इनके द्वारा नई नई खोजें की गई। चाहे रदरफोर्ड की बात करी जाए, चाहे नील्स बोर की बात करी जाए, चाहे थॉमस मोर की बात करी जाए, जितने भी ये वैज्ञानिक आए जो एक वैज्ञानिक सोच प्रदान करी और पूरे विश्व में वो उस वैज्ञानिक सोच को बाद में फैलाया। चाहे भारतीयों की बात करी जाए, सीवी रमन हो गए हमारे, चाहे बहुत बड़े मैथमेटिशियन जिसे कहे हम उस समय के जो श्रीनिवास रामानुजन हो गए, तो इन सब ने जो रोल अदा करा वो सब इसी समय हो रहा था और यही टाइम पीरियड था जब एक आधुनिक समाज का विकास हो रहा था। सिर्फ ना कि यूरोप में बल्कि भारत में भी यूरोप से प्रभावित होकर यहाँ पर अलग अलग तरीके की खोजें की जा रही थी, वैज्ञानिक खोजें की जा रही थी। चाहे आइजैक न्यूटन की बात करें, उनका समय काल भी यही है, चाहे थॉमस अल्वा एडिसन की बात करें, चाहे आइंस्टाइन की बात करें। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है जो हमारा वो है परिवहन के साधनों का आना, नए परिवहन के साधनों का आना, मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम।
नए परिवहन के साधन आना। इसमें क्या है, पहले क्या था, सिर्फ व्यापार जो हुआ करता था वो व्यापार पानी के माध्यम से होता था और उसमें बहुत समय लगता था और समय के साथ साथ में जो है एक तरह से बहुत जगह भी चाहिए होती थी, स्पेस चाहिए होता था। जबकि उस व्यापार को आसान बनाने के लिए क्या हुआ, ट्रेन का आविष्कार हुआ। ट्रेन आई, ट्रेन के साथ साथ में हवाई जहाज वगैरह का आविष्कार हुआ। उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे जो यातायात के साधन थे वो बहुत ज्यादा तरक्की कर गए और धीरे धीरे जो है परिवहन के साधन इस रूप में आ गए कि आज के टाइम पे हम जिस टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं वो उसी का एक बदला हुआ रूप है। आज हम ड्रोन सिस्टम को भी देख रहे हैं। उसके बाद में हम देखते हैं अगला पॉइंट जो देखने को मिलता है हमारे को, वो देखने को मिलता है पहनावे में बदलाव। पहनावे में बदलाव, जैसा मैंने शुरू में बताया था कि यहाँ पे सिर्फ मॉडर्नाइजेशन, वो कहे तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ इतना सा नहीं है कि हाँ भाई पहनावे बदलाव। हाँ, ये एक पॉइंट जरूर है उसमें से कि हमारे जो है ड्रेसिंग सेंस में परिवर्तन आया। पहले क्या था कि जो नॉर्मल ट्रेडिशनल पहनावा होता था वो हुआ करता था, लेकिन मॉडर्नाइजेशन का नाम दे दिया गया किस पहनावे को, सिर्फ कि हाँ भाई कसे हुए कपड़े पहनने लग गए। तो उन चीजों को हमने बाद में दे दिया कि हाँ भाई ये मॉडर्न है और लोगों को सिर्फ पहनावे के साथ में जज किया जाने लग गया कि हाँ भाई अगर उसने सही तरीके से वैसे कपड़े पहन रखे हैं कि कसे हुए कपड़े पहन रखे हैं थोड़े टाइट से, तो वो क्या है, मॉडर्न है। जबकि पहले के जो कपड़े हुआ करते थे वो बिल्कुल खुले हुआ करते थे, वो हमारी सेहत के लिए भी अच्छे होते थे, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे होते थे, लेकिन उसे धीरे धीरे लोग भूल गए। उसके बाद में हम जानते हैं नई दवाइयों की खोज। नई दवाइयों की खोज, तो इसमें क्या है कि इस समय पर जो है जो हमारे आधुनिक समय में जो परिवर्तन आए वो नई नई एंटीबायोटिक खोजी गई। पहले क्या था, सिर्फ हम परंपरागत तरीके के जो हमारे घरेलू नुस्खे होते हैं उनको अपना के हम अपने इलाज कर लिया करते थे। और मोस्टली होता क्या था कि कोई वैद्य वगैरह हुआ करता है, तुमने भी जैसे महसूस करा होगा अपने गांव वगैरह में, या पहले के अपने दादा दादियों से कहानियां सुनी होंगी कि हमारे यहाँ पे तो कुछ नहीं होता था ऐसे, डॉक्टर वगैरह जो है पहले तो ऐसे ही। इसकी शुरुआत हमने यूरोप से ही देखी। पेंसिलिन की खोज हो, चेचक का टीका हो, ये सारी जो चीजें निकल कर आई वो इसी समय पर निकल के आई। ब्लड ग्रुप जो हम कहते हैं ना, जिसको हम कहते हैं कि हाँ भाई ब्लड ग्रुप क्या है, ऐसा कुछ होता ही नहीं था कि हाँ किसका क्या ब्लड ग्रुप है, क्या है, कोई मतलब नहीं था किसी चीज से। सिर्फ इस चीज से मतलब होता था कि इंसान जी रहा है और उसे नहीं पता। और पहले का जीवन ज्यादा संभव था कि हाँ भाई, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं होता था। ये एक वहम भी बन गया बाद में कि मेरे को ये बीमारी है, उस वजह से भी ये चीजें होने लग गई थी। लेकिन साथ ही साथ उसके क्या है, टीके भी उत्पन्न होने लग गए। वैज्ञानिकों के द्वारा नई नई एंटीबायोटिक निकाली गई ताकि उनसे इलाज भी किया जा सके। जैसे पेंसिलिन की खोज हो गई या फिर चेचक के टीके की खोज हो गई। ये एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो। उसके बाद में अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट देखने को मिलता है हमारे को लैंगिक समानता का आना। इसमें क्या है कि अभी तक क्या होता था, सिर्फ जो है पुरुषों को ही एक तरह से देखा जाए तो पितृसत्तात्मक समाज ही होता था। महिलाओं को किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं थे, वो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन यूरोप में सबसे पहले फिर धीरे धीरे महिलाओं को अधिकार दिए जाने लगे, वोटिंग राइट तक मिलने लगा। और वोटिंग राइट से मतलब ये हुआ कि वो सरकार में भी अपना प्रतिनिधि चुन सकती थी या फिर अपने सरकार में उनकी भी हिस्सेदारी होती थी। और साथ ही साथ स्वतंत्र रूप से वो हर कार्य में वो अपना हाथ बटा सकती थी लोगों के साथ में, जब पुरुषों के साथ में। घर में एक जो जिम्मेदार नागरिक के तौर पर उभर कर आने लगी महिलाएं, जिससे कि हमें पता लगता है कि यूरोप में धीरे धीरे एक लैंगिक समानता आने लगी थी। उसके बाद में हम देखते हैं अगला पॉइंट जो है पूंजीवाद का फैलाव। पूंजीवाद का फैलाव, इसे चाहे उदारवाद कहो चाहे पूंजीवाद कहो। उदारवाद जिसके संस्थापक आपको मालूम है, जॉन लॉक। जॉन लॉक के द्वारा उदारवाद की स्थापना की गई थी। एक ऐसी सोच, एक उदार सोच जिसमें कि एक तरह से व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो, एक तरह से अपना विकास करने के लिए संपूर्ण रूप से उसे पूरी तरीके से स्वतंत्र छोड़ दो, किसी प्रकार की कोई पाबंदी ना हो, कोई किसी प्रकार कोई प्रतिबंध ना हो।
कोई भी इंटरफेयर ना हो उसकी लाइफ में, और उसी हिसाब से अर्थव्यवस्था को भी स्वतंत्र छोड़ दो, मुक्त बाजार व्यवस्था को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, जिससे कि बाजार जो है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके और बाजार में जो चीजों का प्रोडक्शन ज्यादा हो सके, एक प्रतिस्पर्धा देखने को मिले। तो यहाँ पे आधुनिक समय में इस चीज की भी शुरुआत हो चुकी थी। तो ये अनेक विशेषताएं थी जो हमारे को देखने को मिलती हैं आधुनिकता की, कि किस प्रकार सांस्कृतिक परिवेश में आधुनिकता है, क्योंकि संस्कृति का सारी चीजें हिस्सा है, ना कि सिर्फ पहनावा और खान पान। इस चीज को ध्यान में रखना। तो ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, आखिर में इसका कंक्लूजन दे देना है, निष्कर्ष। एंड में कंक्लूजन दे देना है कि आधुनिकता अपने आप में ही एक शब्द नहीं है, बल्कि एक बहुआयामी अवधारणा है, जिसके अंतर्गत सैन्य, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी परिवेशों को शामिल किया जाता है, और सभी क्षेत्रों में जो हमारे को सोच में, तकनीक में, या फिर हम कहें कि नए नए यातायात साधनों में जो हमारे को बदलाव देखने को मिले, और जिससे समाज को एक नया रूप मिला, और जो आज हम विश्व देख रहे हैं वो उस आधुनिकता का ही परिणाम है, जिसे हम आधुनिकता परिवेश के तौर पर हम देखते हैं यूरोप में, और यूरोप से ही प्रभावित होकर बाकी देशों में आधुनिकता को अपनाया गया, चाहे वो एक भारत हो चाहे फिर दूसरे देश हो। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। इस क्वेश्चन में जो ये विशेषता है, इनके पॉइंट आप ढंग से याद कर लेना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पॉइंटों के अंदर अगर आपको पॉइंट याद है तो इजीली तुम अटेम्प्ट कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन को। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।